प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं रामबाबू पांचाल नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का अध्याय फर्स्ट मानव एवं पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। मानव एवं पर्यावरण पर चर्चा करने से पूर्व हम पर्यावरण का जनरली अर्थ समझ लेते हैं और बिल्कुल साधारण सिंपल उसका अर्थ है कि हमारे आसपास का वातावरण जिससे हम घिरे हुए हैं, अर्थात जो भी हमारे आसपास है वो सभी कुछ पर्यावरण है। पर्यावरण की भारतीय अवधारणा समझते हैं, अर्थात भारत में पर्यावरण का संबंध किस तरीके से उल्लिखित किया गया है। तो पर्यावरण का उल्लेख जो है वो साहित्य में भी किया गया है। विभिन्न प्रकार के जो हमारे साहित्य हैं, जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उसमें वेदों का महत्व प्रमुख माना गया है। तो उन वेदों में पर्यावरण को या प्रकृति को माता का दर्जा दिया गया है। मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो एक दूसरे से घनिष्ठ है, अर्थात एक दूसरे के सर्जक, पोषक और रक्षक हैं। प्रकृति के तत्वों की विभिन्न प्रकार की हम लोग पूजा करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, इसमें नीम, पीपल, नदी, धरती, सूर्य, चंद्र की पूजा का उल्लेख हमारे विभिन्न प्रकार के वेदों में इसके बारे में बताया गया है। यदि हम धर्म के हिसाब से भी इसको डिवाइड करें कि साहित्य में विभिन्न धर्मों में क्या कहा गया है, तो हिंदू धर्म की ऐसी मान्यता रही है कि सूर्य पूजा का उसमें उल्लेख किया गया है, इंद्र की पूजा का उल्लेख किया गया है, चंद्र की पूजा का उल्लेख किया गया है, पीपल की पूजा का उल्लेख किया गया है। अर्थात हिंदू धर्म में ग्रहों की पूजाओं का उल्लेख भी किया गया है। ईसाई धर्म की मान्यता यह है कि उन्होंने प्रकृति को देवी का दर्जा दिया गया है। और जो ईसाई साहित्यकार थे, कवि वर्थवर्ड, कीट और शैली, इन लोगों ने प्रकृति की गोद में बैठकर विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। इस्लाम धर्म के अनुसार जीव हत्या का निषेध किया गया है और फल देने वाले वृक्षों और फसलों व जानवरों को तबाह मत करो, ऐसा हजरत अबू बकर ने कहा है। मोहम्मद साहब ने स्वयं खजूर के पेड़ के नीचे अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, अर्थात वह प्रकृति से जुड़े हुए थे। अकबर बादशाह स्वयं, जो कि मुसलमान धर्म से संबंधित था, वह हवन, यज्ञ, वेद, सूर्य प्रणाम, तुलसी पूजा, पीपल पूजा आदि में विश्वास करता था। और लोग यदि उसके समय में इन प्रकृति की पूजा करते थे तो उन पर ऐसा कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो भी होते थे, उन लोगों में, जैसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध हुए तो उनको वट वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के अनुसार भी जीव हत्या का निषेध है। तो ये तमाम प्रकार की जो धर्म में बातें कही गई हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रकृति की रक्षा से संबंधित या प्रकृति के पोषक से संबंधित बातें कही गई हैं। अर्थात दुनिया में कोई सा भी धर्म हो, वह प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अब हम पर्यावरण की परिभाषा और उसके प्रकार से संबंधित चर्चा करते हैं। तो चूंकि इसका साधारण अर्थ ये है कि पर्यावरण अर्थात हमारे आसपास का वातावरण जिससे हम घिरे हुए हैं या जो हमारे चारों ओर है, यह मुख्य रूप से हम इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक पर्यावरण, अर्थात जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, और ये दो प्रकार का होता है, एक जैविक और एक अजैविक। अर्थात जिनमें जीवन पाया जाता है वो जैविक और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वो अजैविक। अब यदि इसमें भी आप और अंतर करें तो जैविक में जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु, और अजैविक में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि। दूसरा पर्यावरण होता है आपका मानव निर्मित पर्यावरण या सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। अर्थात चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है, समूह में रहता है, तो मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज, परंपराओं की उत्पत्ति की है या बनाया है। तो नंबर 1 ऐसा पर्यावरण जो भौतिक रूप से दिखाई देता हो, और नंबर 2 ऐसा पर्यावरण जो मानव ने तो बनाया है लेकिन जिसको व्यवहार में देखा जा सकता है। अब भौतिक रूप से दिखाई देने वाला और मानव ने बनाया हो, जो हमारे आसपास हो, जिसमें आपकी सड़कें आ सकती हैं, इमारतें आ सकती हैं इत्यादि, जिनको मानव ने बनाया।
व्यवहार में आने वाले विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, बात करने का तरीका, व्यवहार इत्यादि ये गुण हैं जो मानव के आसपास तो पाए जाते हैं, और मानव नहीं बनाए तो एक प्रकार से ये भी मानव निर्मित पर्यावरण के अंग हैं। अर्थात पर्यावरण दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक, प्राकृतिक में एक जैविक और एक अजैविक। नंबर 2 मानव निर्मित पर्यावरण, अर्थात भौतिक रूप से दिखाई देने वाला और व्यवहार में दिखाई देने वाला। अब चूंकि मनुष्य के आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि जो भी वस्तुएं आसपास पाई जाती हों वह सभी उपयोगी हों, मानव के लिए महत्वपूर्ण हो, लाभदायक हो। जो भी वस्तुएं हमारे आसपास हैं वो भले ही मानव ने बनाई हो या प्रकृति प्रदत्त हो या प्रकृति ने बनाई हो, यदि वह वस्तु मानव के लिए मूल्यवान हो, उपयोगी हो या मानव की किसी भी प्रकार के लिए सहायक हो, ऐसी समस्त वस्तुओं को संसाधन के नाम से जाना जाता है। तो अगला हमारा इसी में जो टॉपिक है वो संसाधन है। संसाधन अर्थात ऐसी वस्तुएं जो मानव के लिए मूल्यवान हो, उपयोगी हो, वे समस्त प्रकार की वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। अब संसाधनों का यदि हम वर्गीकरण करें तो संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, अर्थात जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है। इनको भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक नवीकरणीय, जो कभी खत्म नहीं होंगे, अर्थात हमेशा नवीन बने रहेंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे। दूसरा अनवीकरणीय, अर्थात जो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएंगे। अब इनको भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 आचक्रीय और दूसरा चक्रीय। अब चक्रीय और आचक्रीय में अंतर ये है कि आचक्रीय मतलब एक बार यूज करने के बाद वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन चक्रीय में क्या होता है कि आप जिसमें मान लीजिए कोई खनिज वस्तु है तो आप उस खनिज से बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसके रूप बदल सकते हैं, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा, अंततः वो नष्ट हो जाएगा। यदि बेसिक बात करें तो प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है। ऐसे नंबर 1 नवीकरणीय, जो कभी नष्ट नहीं होंगे। नंबर 2 अनवीकरणीय, जो एक निश्चित अवधि के बाद नष्ट हो जाएंगे। जो एक बार में नष्ट हो जाएंगे वो आचक्रीय, और जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं वो आचक्रीय, लेकिन अंततः वो भी नष्ट हो जाएंगे। दूसरा है मानव संसाधन। चूंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि है, विवेक है, कार्य क्षमता है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जनसंख्या है, इन सभी बातों के कारण मानव को भी संसाधन की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जो किसी भी प्रकार की वस्तु को संसाधन बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए मानव को भी संसाधन की श्रेणी में रखा गया। तीसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। मानव ने अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, शाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आविष्कार किया है, खोज किया है या निर्माण किया है। ऐसी सभी वस्तुएं जो मानव के लिए मूल्यवान हो, लाभ पहुंचाने वाली हों, मददगार हों, वे सभी प्रकार की वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन की श्रेणी में आ जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से भवनें हैं, सड़कें हैं, सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं भी मानव की हेल्प करती हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह हैं और कोई सामाजिक संगठन है इत्यादि। ये मानव के विकास में किसी न किसी प्रकार से मदद करती है, इसलिए वो संसाधन है। अन्य संसाधनों की बात करें तो यदि हम इन्हीं के अंदर में और जाएं तो मुख्य रूप से भूमि संसाधन, मिट्टी, धरती जिस पर हम रह रहे हैं, तो इसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो चूंकि जितने भी हमारे ग्रह हैं उसमें पृथ्वी एक विशेष ग्रह की श्रेणी में आता है। इसको जीवित ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जीव जंतुओं का निवास यहाँ पर है और यहाँ पर लगभग 71% पर जल है और 29% भूमि पर जो है आपका स्थल है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के आपके धरातल की बनावट, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, ये भूमि की कैटेगरी में आ जाता है। कृषि, मानव अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि का उत्पादन करता है, कृषि करता है, जीवन यापन को सहयोग प्रदान करने के लिए, जीवन जीने के लिए, इसलिए कृषि को भी संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। जल भी हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के मानव जीवन में तो होता ही, कृषि कार्य में सर्वाधिक होता है, उद्योगों में होता है। मृदा, अब मृदा के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। भारत में जो पाई जाने वाली मिट्टी है उसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, लेकिन
मिट्टी जो हमारे लिए मूल्यवान हो, उपयोगी, जिसमें फसलों का उत्पादन अच्छे से किया जाता हो, अत्यधिक किया जाता हो, इस प्रकार मृदा को भी संसाधन कहा गया। और बेसिक इसमें यही है कि हम लोग उसमें क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं। अच्छी क्वालिटी की मृदा में फसलों का उत्पादन अच्छा होता है, और निम्न क्वालिटी की जो होती है जिसमें जैविक लवण नहीं पाए जाते, उर्वरक नहीं होता, उसमें फसलों का उत्पादन प्रायः कम होता है। वन प्रकृति संतुलन को बनाए रखने के लिए एक आधार स्तंभ है, इसलिए वनों को भी संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। मानव और पर्यावरण का संबंध। चूंकि मानव अपनी तमाम प्रकार की आवश्यकताओं को पर्यावरण से ही पूरा करता है, और मानव और पर्यावरण के बीच सर्जक, पोषक और एक रक्षक का संबंध है। अर्थात मानव पर्यावरण के ऊपर आश्रित है और पर्यावरण का कनेक्शन मानव से। यदि दोनों ही अपने कार्यों को ईमानदारी से करते रहेंगे, प्रकृति तो करती ही है, लेकिन मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण के संसाधनों का विदोहन अर्थात बहुत तीव्र गति से उनका उपयोग कर रहा है, उनको नष्ट कर रहा है। और मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से, जैसे जनसंख्या वृद्धि है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण, तकनीकी क्षेत्र में प्रगति करने के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आई है, जिसको हम पर्यावरण ह्रास कहते हैं। तो जिसके कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की उत्पत्ति हुई, और प्रदूषण की उत्पत्ति होने के कारण मानव के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है, और प्रकृति धीरे धीरे नष्ट होने लगी है। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो करना है, लेकिन उनका विदोहन नहीं करना है, अर्थात तीव्र गति से उनका उपयोग नहीं करना है। मानव द्वारा प्राकृतिक व मानवकृत आपदाओं का होना, ये भी एक मानव और पर्यावरण के जो संबंध है उन पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं कि पर्यावरण क्या हो। पर्यावरण के जो प्रदूषण हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, और वह मानव एवं पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। प्रदूषण की यदि हम जनरल डेफिनेशन लें तो वो ये होती है कि किसी भी वस्तु की शुद्धता में कमी आना प्रदूषण कहलाता है। यदि पारिभाषिक रूप में देखें तो पर्यावरण की प्राकृतिक संरचना एवं संतुलन में उत्पन्न होने वाला अवांछनीय या हानिकारक परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। तो कोई तो ऐसी वस्तु होगी जो किसी वस्तु की शुद्धता को अशुद्ध कर रही है। वे तत्व जो प्रदूषण फैलाते हैं वे प्रदूषक कहलाते हैं, अर्थात वे अनुपयोगी वस्तुएं या पदार्थ जो अनुचित मात्रा में उपस्थित होकर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हों, वे प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक प्राकृतिक प्रदूषक और दूसरा मानव निर्मित या मानवीय प्रदूषक। प्राकृतिक प्रदूषक वे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट के समय, भूकंप के समय, या विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक ऐसी वस्तुएं जो पर्यावरण की शुद्धता को कम कर रही हैं, वे प्राकृतिक प्रदूषक कहलाते हैं। मानवीय प्रदूषक मानव द्वारा निर्मित की गई ऐसी वस्तुएं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, जैसे प्लास्टिक है, पन्नी है, और हमारे घरों से निकला हुआ गंदा जल है, ये इत्यादि वस्तुएं सभी प्रदूषक की श्रेणी में आ जाती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रदूषण के प्रकार। तो इसमें नंबर एक वायु प्रदूषण, नंबर दो जल प्रदूषण, नंबर तीन ध्वनि प्रदूषण, नंबर चार मृदा प्रदूषण, नंबर पाँच तापीय प्रदूषण, और नंबर छः रेडियोधर्मी प्रदूषण। यदि हम ओवरऑल बात करें तो इन सभी की प्राकृतिक गुणों में कोई भी हानिकारक परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। जल या वायु की जो पृथ्वी पर विभिन्न गैसों का अनुपात है, यदि मान लीजिए उस अनुपात में कोई चेंजेस आ जाए, कम या ज्यादा का, तो वायु प्रदूषण। जल, शुद्ध जल में कोई गंदा जल मिल जाए तो वो जल प्रदूषण। ध्वनि मतलब आवाज, शोर, तीव्र मतलब जनरल साधारण आवाज से यदि कोई तीव्र आवाज में बोले, एक ऐसी आवाज जो आपके कानों को अच्छी ना लगे, तो वो ध्वनि प्रदूषण। मृदा मतलब मृदा में हम क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन। यदि मृदा में फसलों के उत्पादन में कमी आ जाए या मिट्टी फसलों का उत्पादन अच्छे से ना कर पाए तो मृदा प्रदूषण। तापीय टेम्परेचर में वृद्धि, तापीय प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ
जो बम वगैरह बनाने में जिनका यूज किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के बम फोड़ने से ये रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब हम बारी बारी से सभी पर चर्चा करने वाले हैं। वायु प्रदूषण, तो विभिन्न प्रकार के गैसों का जो अनुपात है, यदि उसमें कोई भी चेंजेस आ जाए तो ये आपका वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण कैसे होता है? कारखानों से निकलने वाले धुएं से, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के मरने के से, उनके जो शरीरों के सड़ने के बाद जो दुर्गंध उत्पन्न होती है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से, और इसका जो पड़ने वाले दुष्प्रभाव हैं वो ज़्यादा मेन है, महत्वपूर्ण है। तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, हम उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, उसके प्रभावों को। नंबर एक मानव पर और दूसरा है पर्यावरण। यदि हम मानव पर इसके दुष्प्रभाव की बात करें तो आंखों में जलन होने लगती है, गले में खराश होती है, श्वास रोग और फेफड़ों को नुकसान होता है। लेकिन मेन है पर्यावरण पर। वायु प्रदूषण के जो पर्यावरण पर दुष्प्रभाव वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नंबर एक अम्लीय वर्षा होती है, इसके कारण ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न हो गई है। और तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। मेन हमको ये तीनों ही पढ़ना है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय एक ऐसी वर्षा है जिसके साथ अम्ल मिले हों। तो अम्लीय वर्षा कहाँ होती है, क्यों होती है और उसके दुष्प्रभाव क्या हैं? तो कारखानों में जो विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिसमें मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस है। जब ये कारखानों से निकलती है तो जल वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन गैस नाइट्रिक अम्ल बनाती है और बारिश के जल के साथ पृथ्वी पर गिरती है। गिरने के कारण यह पृथ्वी का हरित आवरण को नष्ट करती है और जो पुराने किले वगैरह होते हैं, महल होते हैं, उनकी चमक को नष्ट कर देती है। ये इसके दुष्प्रभाव है। बस अंतर इसमें यह है कि ये उन्हीं स्थानों पर होती है जहाँ पर औद्योगिकरण ज़्यादा होता है। इस वर्षा की खोज, या ये पहला जो नाम है एसिड रेन, तेजाबी वर्षा या अम्लीय वर्षा, इसकी खोज 1873 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। दूसरा है ओजोन छिद्र। चूंकि पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में ओजोन नामक एक परत है जो पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली हानिकारक या परावैंगनी किरणों को या तो अवशोषित कर लेती है या वापस रिफ्लेक्ट कर देती है ब्रह्मांड में। अब औद्योगिकरण के कारण विभिन्न प्रकार की मशीनों के निर्माण से और घरों में मुख्य रूप से एसी और रेफ्रिजरेटर के उपयोग से एक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस निकलती है जो वातावरण में जाकर इस ओजोन छिद्र को क्षतिग्रस्त कर रही है। और उसमें लगभग अंटार्कटिका महाद्वीप पर 1985 में पहली बार ये छेद देखा गया था और धीरे धीरे वह छेद बढ़ने लगे हैं। तो ओजोन छिद्र क्या है? ओजोन छिद्र एक अणुओं का समूह है और इसका मुख्य काम ये है कि सूर्य से जो परावैंगनी किरणें आती हैं उसको वह या तो रिफ्लेक्ट कर देती है, अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती, जिसके कारण पृथ्वी का ये रक्षा कवच है। अब ये पृथ्वी से या धरातल से कितनी ऊंचाई पर है? तो लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ओजोन परत का, एक अणुओं का एक संगठित समूह है जो पृथ्वी का रक्षा कवच है। अब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ये भी आपकी वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई है। तो ग्लोबल मतलब होता है धरती और वार्मिंग मतलब तपना, अर्थात धरती पर टेम्परेचर का बढ़ना। पृथ्वी के जो दोनों ही ध्रुव हैं अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पर क्या है, बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं। यदि धरती का टेम्परेचर बढ़ता है तो उन ग्लेशियरों की बर्फ पिघल के समुद्र में आ जाएगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा। और समुद्र के जल स्तर बढ़ने के कारण वे देश या द्वीप जो समुद्र के नज़दीक हैं या समुद्र में हैं वो धीरे धीरे डूबने लगेंगे। और यदि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इसी तरीके से चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि लगभग पृथ्वी के छोटे मोटे द्वीप और ऐसे भूभाग जो समुद्र से लगे हुए हैं वो सभी डूब जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे? ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली गैसों में वृद्धि, इसमें मुख्य रूप से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने से कैसा रोका जाए? तो सीधा ही एक सिंपल सॉल्यूशन है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। नंबर 2 अगला हमारा प्रदूषण है जल प्रदूषण। तो पहले ही आपको बता दिया है कि प्रदूषण मतलब उसकी शुद्धता में कमी आना।
तो प्राकृतिक जल में यदि कोई भी अवांछनीय या बाह्य पदार्थ को मिला दिया जाए जिससे उसकी शुद्धता में कमी आ जाए तो वो जल प्रदूषण कहलाता है। अब इसके होने के मुख्य रूप से जो कारण है वो पशुओं को तालाबों में, नदियों में नहलाने से, कपड़े धोने से, हमारे घरों का जो दूषित जल है, नालियों का जल है, सीवेज लाइनों का जो पानी है वो नदी तालाबों में छोड़ा जाए, या पशुओं की मरने के बाद उनकी शरीर को नदी तालाबों में फेंका, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। इसका जो दुष्प्रभाव है वो मुख्य रूप से मानव पर है कि यदि मानव द्वारा उस प्रदूषित जल से कृषि में सिंचाई की जाएगी तो फसलों का नष्ट होना संभव है। मानव के विभिन्न प्रकार की पेट संबंधी बीमारियां, दस्त, उल्टी, पैचिस इत्यादि की समस्याएं सामने आ सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण अर्थात शोर प्रदूषण, कोई भी अवांछनीय ध्वनि जो हमारे मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करे या हमें कष्ट दे, ऐसा शोर या ऐसी आवाज़ ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य रूप से जो स्रोत हैं वो हैं कारखानों में लगी हुई मशीनों के चलने से, पुराने वाहनों में अत्यधिक शोर करने के कारण, ये ध्वनि प्रदूषण के कारण। इनको रोकने के उपाय वही होती हैं जो इनके होने के कारण है, उसका जस्ट अपोजिट। जैसे पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, कारखानों को की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जानी चाहिए जहाँ पर मानवीय वस्तुओं का अभाव हो या कम हो। इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो मानव पर ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। शोर प्रदूषण के कारण मानव का चिड़चिड़ापन होना और मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करना, ये इत्यादि शोर प्रदूषण के दुष्प्रभाव हैं। चौथा है मृदा प्रदूषण, मिट्टी की उत्पादन क्षमता में किसी भी प्रकार की कमी आना मृदा प्रदूषण कहलाता है। पारिभाषिक रूप से देखते हैं तो भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति या उसकी उपयोगिता नष्ट होती हो, ये मृदा प्रदूषण कहलाता है। इसके होने के कारण मुख्य रूप से कारखानों से निकले हुए केमिकल्स या ग्लेड, कचरा, ये खुले मैदानों पर डालने से उसकी उत्पादन क्षमता कम होती है। दूर करने के उपाय की बात करेंगे तो जिस कारण से ये होती है आप उसी का अपोजिट कर लीजिए। इसके पड़ने वाले दुष्प्रभाव मुख्य रूप से पर्यावरण पर पड़ता है। बाकी वनस्पति का नष्ट होना, और यदि वनस्पति के नष्ट होने के कारण फसलों का उत्पादन भी कम हो सकता है। इसलिए हमें प्रायः ऐसे स्थानों पर कारखानों से निकला हुआ कचरा नहीं फेंकना चाहिए जिस मृदा पर हम सर्वाधिक कृषि का उत्पादन करते हो। तापीय प्रदूषण एक प्रकार का आपका ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब विश्व के सामान्य तापक्रम में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन या उसकी वृद्धि, जिसके कारण जीवमंडल पर जिसका विपरीत प्रभाव पड़े। होने के कारणों में देखेंगे तो CO2 गैस के कारण ही टेम्परेचर में वृद्धि होती है, अर्थात हमको अधिक से अधिक वृक्ष लगाने से तापीय प्रदूषण को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तापमान के बढ़ने के कारण ये जो ग्लेशियर के पिघलने की समस्या, इस पर नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण में विभिन्न प्रकार के परमाणु तत्व जिनका उपयोग हम बम वगैरह बनाने में करते हैं, ऐसे रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण ही रेडियोधर्मी प्रदूषण बढ़ता है। तो हमें अधिक से अधिक बम नहीं बनाना चाहिए और उनके प्रैक्टिकल भी नहीं करना चाहिए, और ऐसी वस्तुओं का उपयोग हम विस्फोट में ना करके मानव की भलाई के लिए करना चाहिए। भूमि के बदलते उपयोग व उसके प्रभाव, चूंकि मानव भूमि से जुड़ा हुआ है और मानव, अब भूमि का अर्थात यहाँ पर्यावरण से ही अर्थ कि मानव पर्यावरण पर किस प्रकार अपनी क्रियाएं करके पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। जिसमें पहला है हमारा जनसंख्या वृद्धि, अर्थात दुनिया में तमाम प्रकार की समस्याओं की जननी या जो बेस है वह है जनसंख्या वृद्धि। यदि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर लिया जाए तो लगभग तमाम प्रकार की समस्याएं स्वयमेव ही नष्ट हो जाएंगी। यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत में लगभग 121 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है और पूरे वर्ल्ड में लगभग 6 अरब लोग निवास करते हैं। जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है और इसके परिणाम जो हैं बड़े भीषण हो सकते हैं। अगला है वनापरोपण। वनों का सफाया करना या वनों का काटना ही वनापरोपण कहलाता है। अब भारत में जो वनों को काटने की जो प्रक्रिया है
तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्षति हो रही है वो स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से हो रही। प्रायः ये एक ऐसी कृषि है कि आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है। यहाँ पर लोग पहले जंगलों में पेड़ों को साफ करते हैं और वहाँ पर कृषि का कार्य करते हैं। कुछ समय बाद जब वहाँ पर फसलों का उत्पादन कम होने लगता है तो दूसरे जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ वृक्षों को काटते हैं, खेत बनाते हैं और कृषि उत्पादन का कार्य करते हैं। फिर कुछ समय बाद उस स्थान को त्याग देते हैं, नए समय स्थान पर चले जाते हैं, तो इससे वनों का विनाश होता है। ये झूमिंग कृषि की या जो स्थानांतरित कृषि की समस्या जो है, नाम से स्पष्ट होता है स्थानांतरी, स्थान बदल बदल के कृषि करना। ये भारत में कई सारे नामों से जानी जाती है। यदि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो वहाँ इसको झूमिंग कृषि, मध्य प्रदेश में वेबर कृषि, आंध्र प्रदेश में पेंडा कृषि, उड़ीसा में कोमान कृषि, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी एरिया है, मतलब मध्य प्रदेश से लगा हुआ, वहाँ इसको बाल्ले, हिमालय के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इसको खिल के नाम से, झारखंड में कुरुबा, मणिपुर में इसको पामलू, अंडमान निकोबार में दीपा। यदि हम अन्य देशों की भी बात करें तो वियतनाम में रे, इंडोनेशिया में लदांग, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका और वेनेजुएला में कोनुकू, मेडागास्कर द्वीप पर इसको टापी, श्रीलंका में चेन्ना और बर्मा में इसको तुग्या नाम से जाना जाता है। अर्थात ये जो वन अपरोपण की समस्या है, जो स्थानांतरित कृषि की समस्या है, इससे विश्व के लगभग सभी देश प्रभावित हैं। यदि इस कृषि पर भी कंट्रोल कर लिया जाए तो लगभग वन विनाश को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अगली हमारी समस्या है अतिचारण, अर्थात पशुओं द्वारा खेतों में अत्यधिक चारण को या चरने को अतिचारण की समस्या कहा जाता है। इसका प्रभाव यह है कि खेतों की मिट्टी का अपरदन होता है। जब किसी कृषि योग्य भूमि पर पशुओं की अत्यधिक चराई की जाती है तो उनके पैरों से जो मिट्टी चिपक के खेत के बाहर आ जाती है उसका अपरदन हो जाता है और जो खेत में रह जाती है वो धंस जाती है, जिसके कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। भारत के लगभग राज्य इससे प्रभावित हैं अतिचारण की समस्या। ये प्रायः वही राज्य हैं जिसमें पशुचारण अत्यधिक होता है, जैसे मुख्य रूप से आपका राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है जो अतिचारण की समस्या से प्रभावित है। दूसरा, चूँकि जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है वो तीव्र गति से हो रही है और इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न उत्पन्न कराने के लिए आपकी ग्रेन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति का प्रभाव भारत में बिल्कुल है और जिसके कारण कृषि कार्य में अत्यधिक फसलों के उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ, केमिकल्स, रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण फसलों का उत्पादन तो ज़्यादा होता है लेकिन जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी धीरे धीरे नष्ट हो जा रही है और भारत में लगभग 33 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। अति खनन मतलब धरती को बहुत ज़्यादा खोदना, तो विभिन्न प्रकार के खनिजों को धरती से खोद कर निकाला जाता है जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के औद्योगिकरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में करते हैं। भारत में लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि पर इसका प्रभाव देखने को मिला है और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वहाँ पर कांगेर घाटी नामक स्थान पर, जो कि डोलोमाइट खदान है वहाँ पर, तो जिसके कारण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में खतरा भी उत्पन्न हो गया है। नगरीकरण, नगरों के विस्तार की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। नगरों के विस्तार की प्रक्रिया के कारण उसके आसपास की जो भूमि होती है जहाँ पर कृषि कार्य होता है उन खेतों में विभिन्न प्रकार की कॉलोनियाँ कट रही हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण हमारी कृषि योग्य भूमि में लगातार कमी आती जा रही है। अगली समस्या है औद्योगिकरण व झुग्गी विस्तार। तो उद्योगों की स्थापना को ही औद्योगिकरण कहा जाता है और ऐसे स्थान जहाँ पर उद्योगों की स्थापना होती है या अधिक उद्योग लगाए जाते हैं वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को रोकने के लिए वे झुग्गी विस्तार करने लगती हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगती हैं, जिसके कारण आसपास के वातावरण को वह दूषित और प्रदूषित करने लगती हैं। जो 8वीं हमारी समस्या है बड़े बांधों का निर्माण। चूँकि भारत में नदियों की अधिकता है, उत्तर भारत में नदियों की स्थिति ज़्यादा ठीक है क्योंकि उनको वर्षा ऋतु में भी जल प्राप्त होता है और ग्रीष्म ऋतु में
हिमालय के बर्फ के पिघलने से भी उनको जल की प्राप्ति होती है। तो पानी की पर्याप्तता वहाँ पर बनी रहती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति पर यदि हम विचार करें तो वहाँ पर नदियों में पानी प्राय वर्षा ऋतु में ही प्राप्त होता है, और उस पानी को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के डैम बनाए जाते हैं। तो यदि हम बड़े बांध बनाएंगे तो उसके विभिन्न प्रकार के जो परिणाम हैं या खतरनाक परिणाम हैं वो भी देखने को मिलते हैं। बड़े बांधों के बनाने से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है, और बड़े बांधों के बनाने में समय ज़्यादा लगता है, पूंजी ज़्यादा लगती है। लगभग भारत में 700 बड़े बांध बनाए गए हैं, जिसका विपरीत प्रभाव पर्यावरण पर देखा गया है। तो पर्यावरण की दृष्टि से छोटे बांध बनाना ज़्यादा हितकर होगा। अंतिम पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का और इस अध्याय का, पर्यटन, तीर्थ यात्रा, मनोरंजन और साहसिक कार्यों के लिए सुविधाएं। तो प्राय हमने देखा है कि भारत में जो तीर्थ यात्राएं की जाती हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, तो लाखों करोड़ों आदमी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और चूंकि उस पूरे एरिया में इतनी सारी सुविधाएं नहीं होती हैं उनके रहने के लिए, शौच के लिए, स्नान के लिए, और जब वो लोग जाते हैं तो अपने साथ काफ़ी सारा सामान ले जाते हैं, भोजनों वगैरह रख के पन्नियाँ ले जाते हैं, प्लास्टिक के सामान लेते हैं, और वो उपयोग करने के बाद प्राय उनको वहीं फेंक देते हैं, जिसके कारण पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमने आज ये देखा कि मानव का पर्यावरण से क्या संबंध है, जिसके कारण यदि इसी तरीके से पर्यावरण को नष्ट किया जाता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जिसके कारण संपूर्ण मानव जीवन ही नष्ट की कगार पर खड़ा होगा। तो हमें आवश्यकता है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और प्रयास ये करें कि हम प्लास्टिक, पन्नी का उपयोग ज़्यादा ना करें। आगे वाले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि सरकार द्वारा और मानव द्वारा पर्यावरण के संरक्षण संबंधी जो नीतियाँ या जो आंदोलन चलाए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हम अगले वीडियो में फिर पुनः आपसे मानव पर्यावरण के बाद पर्यावरण संरक्षण के प्रयास व सफलताओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।